श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष करके युवाओं की दृष्टि से। जी हाँ, आज की बातचीत का विषय है मुंह का कैंसर, कारण, लक्षण और बचाव के उपाय। इस बारे में हमसे चर्चा करने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अरुण कुमार यादव जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी IMS BHU में। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं डॉक्टर अरुण कुमार यादव और आज मैं आपकी मदद के लिए और आपकी जानकारी के लिए, आपके अवेयरनेस के लिए आज मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अरुण जी, जब हम मुंह के कैंसर की बात करते हैं तो ये समस्या अमूमन पहले तो हम जो देखते थे, जो सूचनाएं हमारे पास आती थी, इनसे जो हमारा बुजुर्गों का समूह है, एक 50 साल के ऊपर की आयु के जो लोग हैं वो ज्यादातर पीड़ित नजर आते थे और ऐसे ही पेशेंट्स मिलते भी थे। पर आजकल के समय में जब हम नजर डालते हैं तो चूंकि भारत दुनिया की सबसे अधिक और सबसे युवा आबादी का देश है, तो ये समस्या धीरे धीरे युवाओं में भी लगातार बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि युवाओं में या किसी भी व्यक्ति में मुंह का कैंसर होता क्यों है और ये क्या होता है। आपने सही कहा कि ये जो बीमारी है, मुंह का कैंसर है, इस टाइम पे अगर देखा जाए जो भारत में जो कैंसर्स पाए जाते हैं उसमें ये रैंक में नंबर 1 पे आता है। और इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो तंबाकू है, नशा है। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर कभी कभी दुष्प्रचार में या कहीं कहीं पे जानकारी के अभाव में इस तंबाकू से वो ग्रसित है। तो जब आपका एक्सपोजर, जब आप तंबाकू की लत बहुत ही कम उम्र से हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बीमारी के लक्षण है वो बहुत ही कम उम्र में आ जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए मूलतः पहले खान पीन अच्छा था, पहले लोग एक्सरसाइजेस करते थे। लेकिन अब जो लाइफस्टाइल इतनी बदल गई है लोगों की, नशा इतना ज्यादा फैल रहा है लोगों के बीच में, इसीलिए जो ट्रेंड है जो आप कह रहे हैं ना 50-60 से उम्र जो है वो कम है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि अभी मैंने सबसे कम उम्र का जो 21 साल के लड़के का मैंने कैंसर का इलाज देखा है, मुंह के कैंसर का। सर वो जो उसका मुख्यतः कारण है वो नशा है, और नशा के बाद जो हमारा जो आजकल खान पीन की शैली है सर, यही इसका मेन कारण है सर। और उनकी क्या कारण है कि जो युवा वर्ग है वो अमूमन नशे की लत का शिकार हो जाता है, विशेष करके जो यंगस्टर्स हैं, ये सिगरेट हो गया या तंबाकू के अन्य प्रकार जैसे पान मसाला, गुटखा, खैनी, इन चीजों की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं? क्या कारण है इसके पीछे? सर सबसे प्रमुखता, सबसे बड़ा जो कारण है वो उसकी जानकारी का अभाव है। और कई बार उसको लोग एक अपना सोशल एक स्टेटस बना लेते हैं कि अगर मैंने नशा नहीं किया तो या मैं अच्छा नहीं होऊंगा। और कई बार लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि ये हमारे दादा तो खाते थे या हमारे जो पूर्वज थे वो खाते थे, उनको तो कैंसर नहीं हुआ और मैं अभी खा रहा हूँ, मुझे कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो जानकारी का अभाव है, कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे या फिर टीवी पे जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो प्रचार कर देते हैं, जिसके लिए काफी कई बार विरोध भी होता रहा है। तो लोग उनको रोल मॉडल समझ के उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो मुख्यतः जो कारण है वो जानकारी का अभाव है। यही मुख्य कारण है कि जो आजकल युवा पीढ़ी है वो ज्यादातर इसमें ग्रसित हो रही है। अच्छा अरुण जी, कई बार जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि कुछ युवा ऐसी भी बातें करते हैं कि हमारे घर में तो हमारे दादाजी ने या और बुजुर्ग लोगों ने कई वर्षों तक इसका सेवन किया और उन्हें कैंसर नहीं हुआ। तो क्या तंबाकू का सेवन या धूम्रपान, इस तरह की जो चीजें हैं, या शराब का सेवन है, जो भी हम अमूमन मना करते हैं कि भाई ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, इनके सेवन की वजह से ही मुंह का कैंसर होता है या इसके कुछ और कारण भी हो सकते हैं? सर मुख्यतः जो देखें, अगर 90% से ज्यादा जो कारण होते हैं वो तंबाकू होता है। तंबाकू के साथ अगर आप शराब का भी सेवन कर रहे हैं तो वो इसके इफेक्ट को और ज्यादा प्रोग्रेस, मतलब और ज्यादा एडवांस कर देता है। जो मतलब समझ लीजिए आप रिस्क 1% रहा होगा, वो रिस्क 10 या 50% बढ़ जाता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे खान पीन की शैली क्या है, लोग आजकल अपनी डाइट में हेल्दी फ्रूट्स नहीं रखते हैं ना, फ्रूट्स नहीं है आजकल, वो ज्यादातर जंक फूड्स का करते हैं।
उनकी जो डाइट है वो हेल्दी डाइट नहीं है जिसे कहते हैं। तो ये सब भी बदलाव जो है ये भी कहीं ना कहीं कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन 90% जो है वो नशा ही कंट्रीब्यूट करता है। 10% में देखा जाए तो इन्फेक्शन होते हैं कुछ लोगों में। कुछ स्टडीज हैं जो कहती हैं कि एचपीवी का इन्फेक्शन है, कुछ वो भी कुछ कारण होते हैं, या कुछ अलग वैरायटीज होती हैं, बट वो उनका जो परसेंटेज है वो कम है, लेकिन मुख्यतः जो है वो नशा है सर। हम बनारस में बैठे हैं और बनारस या आसपास का जो क्षेत्र है ये अमूमन बनारस का पान बड़ा प्रसिद्ध है और पान में तरह तरह की चीजें लोग मिला करके और उसका सेवन करते हैं। क्या ये भी एक कारक हो सकता है? सर पान में जो चीजें मिलाते हैं ना, अगर उससे बार बार इरिटेशन कहीं पर भी हो रहा है, लंबा इरिटेशन किसी को ही होगा तो वो आगे चल के कैंसर बनेगा। तो ये चीज है सर। अगर आप जो उसमें पान में मटेरियल्स यूज करते हैं उससे बार इरिटेशन हो रहा है, कई बार कहते हैं ना चूने से इरिटेशन होता है, जो मटेरियल्स उसमें यूज करते हैं, अगर बार बार लंबा टाइम से इरिटेशन होगा तो वो कैंसर में रिजल्ट करेगा सर। अरुण जी, ये तो बात हमने कर ली कारणों की, मुख्य कारण क्या है कैंसर के। अब हम बात करना चाहेंगे लक्षणों की। तो शुरुआत जो कैंसर की है, मुंह में कोई कैंसर डेवलप हो रहा है, इसकी इनिशियल स्टेज में पहचान कैसे की जा सकती है? सर कई बार ना हमें बीमारी बहुत सारे लक्षण शुरू में दिखाती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी हमारे ना जीभ में या मुंह में एक सफेद परत आ जाती है जिसको ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा ही होगा, मुंह की गंदगी नहीं है, लोग उसको इग्नोर करते रहते हैं। वो बाद में चल के उसके कुछ प्रतिशत वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ लोगों में। ऐसी एक कंडीशन होती है, एरिथ्रोप्लेकिया होता है। एक कंडीशन होती है सबम्यूकोस फाइब्रोसिस होता है, उससे मुंह खुलना कम हो जाता है। अमूमन अगर हम देखें तो 3.5 उंगलियां हमारे मुंह में जा सकती है, दोनों दांतों के बीच में अगर मुंह खोलें तो। बट जब लंबे टाइम से लोग नशा करते रहते हैं तो सबम्यूकोस फाइब्रोसिस की वजह से मुंह खुलना अमूलतः कम हो जाता है। इस टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी अलार्म कर रही होती है कि कुछ गड़बड़ है, आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन लोग अगर उसको भी उस स्टेज को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं तो मुंह में छाले आ जाएंगे। वो ऐसे छाले होंगे जो मूलतः ठीक नहीं होते दवाइयों से, और वो छालों में शुरुआत में दर्द नहीं होता तो लोग उसको और इग्नोर करते रहते हैं। धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, फिर वो वापस क्या है, खून और गिल्टी के रास्ते हमारे गिल्टी में फैलता है, या आगे चल के खून के रास्ते वो कहीं और शरीर के किसी अंग में फैल जाता है। तो वो धीरे धीरे स्टेज बढ़ती चली जाती है। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आप नशा तंबाकू कर रहे हैं भाई, अपना देखिए पहले तो मुंह आपका बराबर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। अपने डेंटल का हाइजीन, दांतों की सफाई रखिए, मुंह की सफाई रखिए। या कोई नुकीला दांत तो नहीं जो बार बार आपकी जीभ को इरिटेट कर रहा है, क्योंकि लंबा इरिटेशन कहीं पर भी होगा तो वो कैंसर डेवलप करेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सिर्फ आप एक आईना देखेंगे तो आपको सब चीजें दिख जाएंगी और आप उस चीज से बच सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रारंभिक अवस्था में कैंसर को डेवलप होने में अमूमन कितना समय लगता है? 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की इम्यूनिटी कैसी और फैक्टर्स से डिपेंड करता है। तो कैंसर के बारे में जो सामान्यतः प्रचलित है हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, लोग मानते हैं कि अगर ये बीमारी किसी को हो गई तो इसके ठीक होने के चांसेस न के बराबर हैं। मेडिकल साइंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसमें कितनी एडवांसमेंट है? अभी काफी हद तक एडवांसमेंट है। बस यही जो आपने बोली ना, ये धारणा ही बदलनी है लोगों को, क्योंकि कैंसर हो गया है तो भाई वो कोई डेथ वारंट नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि उसका इलाज नहीं संभव है। आप सबसे पहले जो ट्रेंड है, जो प्रशिक्षित हैं डॉक्टर्स, उनसे मिलिए, आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे मिलिए। शुरुआती स्टेज में सर्वाइवल बहुत अच्छा है, और शुरुआती स्टेज में अगर आप सर्जरी कराते हैं या रेडिएशन लेते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अमूलतः लोग वेट करते करते जब स्टेज 3 स्टेज 4 में चल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सर्वाइवल के चांसेस है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो आज एडवांसमेंट में हमारे पास, अब आप सोचिए कि इतनी एडवांस सर्जरीज हो गई, ये सारी सुविधाएं आजकल अपने बनारस में तो बीएचयू में उपलब्ध भी है। सारी आप एडवांस सर्जरी करा सकते हैं। हमारे पास एडवांस रेडिएशन मशीन है जो कम साइड इफेक्ट में आपको रेडिएशन के द्वारा, सिकाई के द्वारा आपकी बीमारी को मार सकते हैं। तो साइंस बहुत एडवांस कर चुका है, बस जो कमी है वो सिर्फ जागरूकता की है सर। अमूमन लोगों की शिकायत होती है, रेडिएशन की आपने बात की, तो कई सारे लोगों की शिकायत होती है, या कह दें कि एक मिथ होता है उनके अंदर कि जो इस तरह की थेरेपी है ये लेना, कैंसर से तो व्यक्ति की हालत खराब होती ही है, ये थेरेपी लेने के बाद उसका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगता है। ये धारणा है लोगों में, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या सच्चाई है इसमें? सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मेरी ओपीडी में अगर समझिए 10 मरीज आ रहे हैं तो 9 मरीजों का यही सवाल होता है कि सिकाई से कोई कुछ ऐसा तो नहीं हम जल जाएंगे, या सिकाई से ऐसा तो नहीं है कि सर
पता नहीं क्या होगा, किस गर्म कमरे में बंद कर देंगे, जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है सर। जैसे हम एक्सरे कराते हैं और सीटी स्कैन कराते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कब वो हो जाता है, सेम वैसे ही ट्रीटमेंट होता है, उसमें आपको कुछ पता नहीं चलता है। साइंस इतना एडवांस कर चुका है और हम उसको इतने सटीक तरीके से प्लान करते हैं पेशेंट को कि साइड इफेक्ट आने के चांसेस कम है। और जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स आते हैं सर, वो हम अपनी हल्की मेडिकेशन देके उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये सब कुछ डॉक्टर की निगरानी में होता है, वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियंस द्वारा ही रेडिएशन दिया जाता है। तो सब कुछ डॉक्टर निगरानी में होने की वजह से आपके साइड इफेक्ट के जो चांसेस हैं बहुत ही कम होते हैं और पेशेंट शिकायत कराते हैं। तो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आप दवा देके आप उनको मैनेज कर लेते हैं आराम से, और उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि वो आपको लॉन्ग टर्म आप उस चीज से सफर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। कैंसर की जानकारी अगर किसी मरीज में शुरुआती समय में ही हो जाए, तो जैसे हम कहते हैं कि भाई अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो उसका ट्रीटमेंट भी हम अर्ली स्टेजेस में शुरू कर देते हैं। उस स्थिति में कैंसर को ठीक होने में अमूमन कितना समय लगता है और क्या पेशेंट वापस अपनी जो रोजाना की उसकी कार्यशैली है वो पुनः उसको शुरू कर सकता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप अर्ली स्टेजेस में बात करें तो उसका सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है। कम से कम कई बीमारी में तो 90% तक 5 ईयर का सर्वाइवल है सर। और जब आपकी बीमारी छोटी है तो ऑब्वियस बात है आपका ऑपरेशन भी इतना मेजर नहीं होने वाला है और ना ही इतनी सिकाई के भी हैं, तो साइड इफेक्ट्स के भी चांसेस में कम हो जाएंगे। तो जब सब कुछ प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे आपकी, तो आप जल्दी ही अपने रूटीन कार्यों में आ जाएंगे। अमूलतः जो सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद रिकवरी में भी कम से कम 3-4 हफ्ते लग जाते हैं और पेशेंट को कहते हैं कि आपकी सिकाई मतलब ऑपरेशन के 6 से 7 मतलब आपको 8 हफ्ते के अंदर सिकाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद सिकाई होती है। सिकाई यूजुअली शुरुआती स्टेज में कभी बार सर्जरी के बाद सिकाई की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी कुछ ही फैक्टर्स होते हैं जहां जरूरत पड़ती है, या आपको शुरू में सिकाई मिल गई तो सिकाई भी सिर्फ आपकी 6 से 6.5 हफ्ते या 7 हफ्ते ही सिकाई होती है। तो उसमें भी पेशेंट को इतना कुछ लंबा टाइम नहीं जाना होता है। पेशेंट उसके बाद इलाज के बाद हम 1.5 महीने बाद पहली बार उसको बुलाते हैं और 3 महीने बाद हम असेस करते हैं कि जो हमने ट्रीटमेंट दिया है कि उसको रिस्पांस मिला है कि नहीं मिला है। तो सोचिए कि जब ये सारा टाइम है जो कम से कम 1.5-2 महीने का जो टाइम है, इसके बाद पेशेंट अपने रूटीन कार्यों में लौट सकता है सर। अच्छा, सामान्यतः हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि भाई प्रारंभिक अवस्था में ही कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाए तो बेहतर है, उतनी जल्दी उसका इलाज शुरू होगा और आप ठीक हो जाएंगे। पर कई केसेस में हमने देखा है कि मरीज काफी हद तक लापरवाही करता है। कोई समस्या उसके मुंह में है और वो लगातार बनी हुई है, पर ठीक है आज कराएंगे कल कराएंगे, और इस स्थिति में उसको टालता रहता है। तो ये जो टालने वाली प्रक्रिया है या लापरवाही की जो स्थिति है, उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। कई बार पेशेंट इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि मुझे कैंसर हो सकता है। भाई हमारे घर में तो किसी को हुआ नहीं, तो मुझे भी नहीं होगा या मुझे नहीं है। वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो एक्सेप्टेंस लेट होता है तो स्टेज बढ़ जाती है। स्टेज बढ़ जाता है तो सर्वाइवल बहुत ही कम हो सकता है, जहां पे वो कम से कम स्टेज 4 में तो 10% का सर्वाइवल हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि हमारा फिर जो उद्देश्य होता है इलाज का, वो ठीक ना करने के बजाय जो उसके जितने लक्षण आ रहे हैं, जो उसको समस्याएं हो रही हैं, उसको कितना हम कर सकें, उसकी हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं या किससे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य तब ये हो जाता है। उसको दर्द है तो दर्द कम कर सकते हैं, बाहर से फट गया है तो मवाद आ रहा है तो उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं, उसको मेडिटेशन के लिए बोल सकते हैं। कुल मिला के उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने का हमारा उद्देश्य हो जाता है सर। निश्चित तौर पर क्या ये बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है? अगर घर में किसी को रही है तो उसकी अगली पीढ़ी में भी ये बीमारी क्या ट्रांसफर हो सकती है, ऐसी संभावना है? वो है, बट उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है सर। तो मूलतः अभी तो मुझे मानिए कि मेन तो नशा ही है सर। वो जो परसेंटेज है बहुत ही कम है सर। अमूमन भारत में जब हम तुलना करते हैं तो दुनिया भर में जो कैंसर के मरीज हैं उनमें भारत की क्या स्थिति है? अगर मुंह का कैंसर की बात करें तो मुंह का कैंसर अपने एशिया देशों में, भारत में ज्यादा है। ये आपको विदेशों में नहीं मिलेंगे। वहां लंग कैंसर ज्यादा है स्मोकिंग की वजह से। यहाँ पर जो है तंबाकू खाने की जो प्रवृत्ति है, तो आपको एशिया में इधर इंडिया साइड में आपको ये मुंह वाले कैंसर ज्यादा मिलेंगे सर। अरुण जी, वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो चलते चलते जो भी श्रोता हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे आपके इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, उन्हें आकाशवाणी के स्टूडियो से क्या संदेश होगा कि उनके मुंह का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो इस तरह की बीमारियों से, चाहे वो कैंसर हो या मुंह में होने वाली दूसरी बीमारियां हो, उनसे कैसे अपने आप को सुरक्षित बचाए रह सकता है? सर सबसे पहला तो मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज नशा ना करें। नशा जानलेवा हो सकता है। दूसरी बात है, कभी भी कोई चीज लंबे टाइम तक आपको इरिटेट करे, जैसे आपका नुकीला दांत है या
आपके हाइजीन सही नहीं है, तो प्लीज उसका आप ध्यान रखिए। आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, उसने पहले दांत को घिसवाइए, जो भी उसका इलाज है वो करवाइए। उसके बाद ये है कि जब भी आपको थोड़े से प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं तो प्रशिक्षित डॉक्टर से मिलिए। इधर उधर में समय मत व्यर्थ करिए, क्योंकि कैंसर के इलाज में समय का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो समय व्यर्थ ना करके आप प्रशिक्षित डॉक्टर से तुरंत मिलिए और आप पीएचओ में आइए। आजकल बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकता है, तो उसके लिए भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आप आइए, आपको जरूर उसका इलाज मिलेगा। निश्चित तौर पर अरुण जी, हमारे श्रोताओं को जो जानकारी आपने दी है, अगर वो इसका 10% भी अपने जीवन में अमल में ले आए तो इस देश से कैंसर नाम की एक बहुत बड़ी समस्या को खत्म करने में हमारा जो प्रयास है छोटा सा, ये काफी सार्थक हो सकता है। आप आए, अपने समय दिया, श्रोताओं को इतनी बेहतरीन जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।